ओके जी, सो वी कैन स्टार्ट नाउ, राइट? तो ये जो आपका है, बताइए इसमें क्या थ्योरीज लिखा है या क्वेश्चन आए कराए? व्हाट डू यू वांट? कहाँ पे थे हम लोग? इसमें है। क्या कहते हैं आप लोग, बताइए क्विकली। फुल स्क्रीन। सो इसमें कुछ थ्योरीज डिस्कस करना है क्या अभी भी, जो आप लोगों को डाउट हो? यू कैन आस्क, या क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस लिखाते हैं। तो कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे। सो हमने आज क्या शेड्यूल में, यही है ना, इन्फरेंस है आज, स्टोकेस्टिक है शायद ना? अच्छा। आज के 8 अक्टूबर है, 9 है, 8 है ना? अच्छा, 8 में इन्फेरेंस ही है। ओके। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन इस पे किया था, अनबायस्ड, सफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, है ना? तो इस वाले पार्ट से हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। अभी आगे स्टार्ट करते हैं, इससे करते हैं। सो मेथड ऑफ मोमेंट्स, है ना? एमएलई, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। बेसिक आइडिया अबाउट बेज एस्टिमेटर। चलिए कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर, है ना? सो द क्वेश्चन इज, अच्छा, नॉन पैरेलल थ्योरी करा है। चलो एक दो पहले उससे क्वेश्चंस करवा देता हूँ, तो उस पर आ जाएंगे तो थ्योरी करवा देंगे। अभी कल इसके क्वेश्चंस किए थे हमने, थ्योरी लगभग मैं डिस्कस किया था। अगर लिखवाना है तो मैं लिखवा भी दूंगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, फिर हम इस पे आएंगे, फिर इसका टेस्ट वो करा दूंगा। तो एक क्वेश्चन देख लो। तो इसमें ये है कि लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रॉम पीडीएफ e raised to power theta minus x, where x is more than equal to theta, 0 otherwise, and where theta is a real number, this is unknown parameter. ठीक है, दिस इज अननोन पैरामीटर, एंड यू ऑलरेडी नो एक्स बार, है ना? सो फिर भी क्वेश्चन में लिखा है तो लिख देते हैं। डिफाइन एक्स बार। सो वी ऑलरेडी नो एक्स बार इज समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to n, and x1 is the minimum of x1 x2 xn. Then they are asking which of the following option is are true. तो अभी मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ। द फर्स्ट ऑप्शन दे आर आस्किंग, एक्स बार इज मेथड ऑफ मोमेंट्स ऑफ थीटा। ऑप्शन बी इज फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ऑप्शन सी, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1/n is UMVUE of theta, and fourth is first order statistics is sufficient for theta. तीसरा क्वेश्चन कल भी आई थिंक आया था नहीं, बस मेथड मोमेंट एक्स्ट्रा है।
सो क्विकली आप लोग बताइए, जिन लोगों का जो भी आंसर आ रहा है, यू ट्राई एंड टेल. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, कंसीडर अ रैंडम सैंपल. अच्छा, इसको मैं पहले लार्ज कर फिर स्मॉल करूँगा, ठीक रहेगा. ठीक है. सो कंसीडर रैंडम सैंपल. आपको गिवन है यहाँ पे 369 ऑफ साइज 3 फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with mean mu which belongs to minus infinity to 5 and variance 1. Okay, so variance is 1. So question is then maximum likelihood estimator of mu is. So options are 3, option B 5, option C 6, option D 9. इसी वाले क्वेश्चन आप लोगों को. तो या प्लीज टेल ऑप्शंस, है ना, जो भी आपको लग रहा है. ओके, पहला का आपका बी सी डी आया. ओके, एंड सेकंड का बताइए. So 369 is the observed value of the random sample size 3. मतलब x1 is 3, x2 is 6, x3 is a 9. So they are asking you to find the value of MLE of mu. सेकेंड वाले का क्या होगा, सेकेंड वाले का बताओ. तो देखो सेकेंड वाला ज़्यादा आसान है, दिस इज इजियर वन ना. जो सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं चाहिए. ओके 3. चलो कुछ तो ट्राई किया, देखो, है ना. ट्राइंग इज बेटर देन.
तो एमएलई का रिजल्ट आप लोग जानते ही हैं, है ना। एमएलई का रिजल्ट जो होता है कि एक्स बार आएगा नहीं, लेकिन ये तब है, बट मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। सो इस क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड फंक्शन। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। कैलकुलस में जो कोई फंक्शन है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डोमेन का पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ भी एमएलई जो होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है लाइक्लीहुड फंक्शन का। सो लाइक्लीहुड फंक्शन का जो डोमेन है वो पैरामीटर स्पेस है। तो एमएलई मस्ट बी पार्ट ऑफ पैरामीटर स्पेस। तो यहाँ आपके क्वेश्चन में जो पैरामीटर स्पेस दे रखा है ये है -∞ to 5। तो दिस विल बी एमएलई इफ दिस बिलोंग्स टू दिस। एक्स बार एमएलई तभी होगा जब उसमें बिलोंग करेगा, नहीं तो देखना पड़ेगा वो वैल्यू, है ना, द वैल्यू इन पैरामीटर स्पेस विच मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड फंक्शन। तो यहाँ से एक्स बार क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो एक्स बार की वैल्यू 369 6 आ गया, बट 6 डज नॉट बिलोंग टू दिस। तो 6 कैन नॉट बी एमएलई। तो होगा एमएलई क्या, ठीक है, 6 होना चाहिए था एमएलई, क्योंकि 6 इज द 6 थीटा की वो वैल्यू है जिसपे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगी। बट 6 तो डोमेन में ही नहीं है, मतलब पैरामीटर स्पेस में ही नहीं है, तो इट कैन नॉट बी। तो बस आपको देखना है कि क्या होगा द नियरेस्ट वैल्यू। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे नॉर्मल का, तो नॉर्मल में जो ग्राफ होता है जनरली, दिस इज एक्चुअली क्या, दिस इज एक्स बार म्यू, म्यू का जो सिमेट्री था ना एक्स बार, बट ये तो 6 है ना, और हमारा डोमेन क्या है, हमारा डोमेन तो एक्चुअली -∞ से 5 तक ही जा रहा है ना, ये 5 है। तो इसमें से ही हमारा एमएलई होना चाहिए। तो नाउ यू हैव टू थिंक कि इस वाले पार्ट में ये हमारा डोमेन है, तो हमारा एमएलई इसी बीच का होगा। सो यू जस्ट सी द नंबर विच मैक्सिमाइजेज द लाइक्लीहुड फंक्शन, और ये है ना, तभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा 5, तो 5 इज द एमएलई। ठीक है, जैसे लोग बता रहे हैं। ओके, किसी और कोई और जस्टिफिकेशन हो तो यू कैन टेल, या पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। ओके, चलिए फर्स्ट पे आते हैं। तो फर्स्ट सॉल्व करूं या हो गया? एनीवन वांट मी टू सॉल्व दिस फर्स्ट वन? किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। सेकेंड वाला तो इजी था बस समझाने के लिए। तो 6 एमएलई क्यों नहीं हुआ, और 3 किसी को क्यों लगा था एमएलई होगा, है ना। आई थिंक किसी की जरूरत नहीं है, किसी को चाहिए तो यू कैन राइट इन चैट, एनमिट करो तब मैं सॉल्व करूंगा। कल भी एक क्वेश्चन किया था ना इस पे, मेथड मोमेंट आपको पता ही होगा कि एक्स बार इज इक्वल टू जो भी ई एक्स, इसको सॉल्व करो और जो भी थीटा की वैल्यू निकल के आएगी दैट इज द मेथड मोमेंट एस्टिमेटर, एमएलई, यू नो, लाइक्लीहुड फंक्शन का मैक्सिमा। तो एक क्वेश्चन कल हमने इस टॉपिक पे ऑलरेडी कर रखा है। स्टिल यू हैव डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। बाकी जो कह रहे थे नॉन पैरामीट्रिक का थ्योरी करा दीजिए, देखते हैं थ्योरी में क्या है। तो इसमें क्या क्या थ्योरी है जी। टेस्टिंग का आई थिंक कल एक क्वेश्चन लिखा था हमने, देखो एक क्वेश्चन इसका भी करवा देता हूँ, तो फिर इसका थ्योरी पे आ जाते हैं। एक लिखो, टेस्टिंग का एक थ्योरी लिखा देता हूँ, सॉल्व करें। ओके, भाई तुम्हारा सब में डाउट रहता है, खुद से ट्राई किए हो। देखो, कुछ बच्चे होते हैं ना टीचर ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, लेकिन आपको भी मेहनत साथ में करना होगा ना। ये अच्छी बात है, आप जितने डाउट पूछोगे उतना अच्छा है, उतना टीचर बता पाएगा, है ना, ये है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए, तो अगर मैं सॉल्व करूं तो इसमें क्या है कि मुझे एक्सरसाइज दे रखा है, आपको देखोगे ध्यान से, तो अगर मैं थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करूं, तो लेट से अगर मैं y मान लेता हूं x माइनस थीटा को, तो इफ़ यू नो द रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो उससे ये रियलाइज होगा कि x माइनस थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा। मतलब y का अगर पीडीएफ निकालोगे तो हो जाएगा e⁻−y मोर देन जीरो, जीरो अदरवाइज, ये y का पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी xi का सैंपल था, मैंने y का बना लिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आसान रहेगा। जैसे ये पूछा है मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर थीटा का, तो यहाँ से मैं एक्सपेक्टेशन अगर
y का निकालूंगा तो यहाँ से y का एक्सपेक्टेशन क्या आएगा 1, एंड y है x माइनस थीटा, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस थीटा इज 1, सो थीटा इज अ कांस्टेंट, मतलब रैंडम वेरिएबल तो नहीं ना एटलीस्ट, तो ये 1 प्लस थीटा हो जाएगा जी, चेक करो सही कह रहे हैं। नाउ तो ई एक्स ये आ गया, तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर क्या होता है? मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर का अप्रोच सिंपल है कि सैंपल मोमेंट को पॉपुलेशन मोमेंट के इक्वल कर दो, तो उससे जो भी थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो आपका मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर है। तो आपको क्या करना है, एक्स बार फर्स्ट सैंपल मोमेंट, ई एक्स फर्स्ट पॉपुलेशन मोमेंट इक्वल कर दो जो भी थीटा की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से एक्स बार इज इक्वल टू 1 प्लस थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई एक्स बार माइनस 1, तो इससे ये समझ आया कि एक्स बार माइनस 1 इज मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन एक्स बार बोला था तो ये गलत कह रहा है। ओके जी, तो फर्स्ट वन इज फॉल्स बिकॉज एक्स बार इज नॉट एम एम ई, एक्स बार माइनस 1 इज एम एम ई, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। सेकेंड में एम एल ई चाहिए, तो एम एल ई के लिए क्या करना होता है, द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड फंक्शन, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन लाइक्लीहुड फंक्शन इज एम एल ई। तो निकालो एम एल ई, तो इसका देखो मैं लाइक्लीहुड फंक्शन लिखता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है ना। हम्म, ये अगले पेज पे कर देते ना तो ज़्यादा हो जाएगा इस पे। सो सही, बहुत ज़्यादा हो गया है ना। ठीक है, चलो इसको भर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एमएलई निकाल रहे हैं, तो एमएलई के लिए मुझे क्या करना है, मुझे लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना है। तो आप लाइक्लीहुड फंक्शन निकालोगे तो लाइक्लीहुड फंक्शन इज ए जॉइंट पीडीएफ। ठीक, तो वहाँ से देखो जॉइंट पीडीएफ, प्रोडक्ट ऑफ ई की पावर थीटा माइनस एक्स आई फ्रॉम 1 to n, और यहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा वेरिएबल है तो थीटा इज इंपॉर्टेंट टू अस इन केस ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई, है ना। तो थीटा लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू xn, तो मतलब कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे थीटा लेस देन मिनिमम ऑफ ऑल, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा कॉमन सॉल्यूशन, इसका अगर कॉमन सॉल्यूशन निकालोगे तो मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ, इसको ब्रेक कर लो, ई की पावर एन थीटा और ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई, और यहाँ आ जाएगा थीटा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ लाइक्लीहुड फंक्शन। तो थोड़ा सा और अगर इसको ठीक से लिखें, ठीक है ना, तो ये डोमेन आ रहा है एक्चुअली, जो मैं कह रहा था ना डोमेन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन, तो ये डोमेन है। अब आपको देखना है कि क्या होगा, तो ऑब्जर्व करो इसको, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। सो इफ यू ऑब्जर्व लाइक्लीहुड फंक्शन यू विल रियलाइज कि लाइक्लीहुड फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। आप ये रियलाइज करोगे कि एल डैश थीटा इज पॉजिटिव फॉर ऑल थीटा, यहाँ थीटा है ना, थीटा लेस देन x1, और यहाँ थीटा के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन तो लगाया नहीं था, पॉजिटिव था क्या, मैं देख लेता हूँ। तो अच्छा, थीटा रियल नंबर है ना, हमें तो बता रखा है यहाँ पहले कि थीटा तो रियल नंबर है ना। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ये कहना चाह, मैं ये देखना चाह रहा डोमेन क्या बनेगा। तो इसका डोमेन ये आ गया जी, लाइक्लीहुड फंक्शन इज पॉजिटिव फॉर ऑल थीटा, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ढूंढना है, तो डोमेन अगर बाउंडेड है तो एक्स जितना लार्ज होगा फंक्शन उतना लार्ज होगा, है ना। तो द वैल्यू यहाँ पे थीटा की मैक्सिमम वैल्यू x1 हो सकती है, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एल थीटा इज मैक्सिमम at theta is equal to x1, and therefore first order statistics is MLE of theta, है ना। तो कुछ लोगों को ये लगता है ना
कि हर बार लाइक्लीहुड फंक्शन निकालेंगे, लॉग लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, फिर आएगा। जरूरी नहीं है वो, जरूरी नहीं वही अप्रोच है ना, वो तब है जब आपका सपोर्ट में पैरामीटर नहीं है उस केस में। सो ये हो गया, तो सेकेंड वाला सही है। अब हमें यू एम यू ई की बात करना है, तो मैं उसको फिर से कंटिन्यू करता हूँ। एम एल ई सफिशियंट, सफिशियंट के लिए फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज करूंगा तो फंक्शन ऑफ एक्स आई, तो फैक्टराइजेशन थ्योरम से ऐसे ही पता चल रहा है ना। इसको मैं चाहूँ तो इंडिकेटर फंक्शन अगर लगा दूं यहाँ पे, इंडिकेटर फंक्शन ओवर दिस, तो ये अप्लाई फैक्टराइजेशन थ्योरम, तो एक फंक्शन ऑफ जी थीटा, तो जी ऑफ थीटा टी, तो टी यही बनेगा और एच एक्स ये बन जाएगा। सो मतलब ये भी सही है, तो यहीं से आ रहा है ना। फैक्टराइजेशन थ्योरम लाइक्लीहुड फंक्शन पे अप्लाई होता है, तो यहाँ से डी ऑप्शन आ गया, बचा बस बी सी ऑप्शन। तो सी के लिए यू एम वी यू ई, मतलब यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो यू एम यू ई के लिए क्या ये कंप्लीट सफिशिएंट है? तो अभी के लिए हमने सफिशिएंट तो दिखा दिया है, कंप्लीट है। तो कंप्लीट के लिए एक्स वन कंप्लीट हो जाएगा तो काम हो जाएगा ना। देखते हैं एक्स वन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उससे पता चल जाएगा। तो एक्स वन माइनस थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल एन, है ना। हम्म। जीरो पुट करेंगे तो जीरो नथिंग कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, मतलब वो डेफिनेशन से ही प्रूव करना पड़ेगा, सफिशिएंसी फैक्टराइजेशन थ्योरम से आ गया, और जो कंप्लीटनेस का डेफिनेशन है उससे ही प्रूव करना पड़ेगा। तो अभी के लिए देख लो, ये कंप्लीट सफिशिएंट हो जाएगा। अभी जो मैं लिख रहा था ना कि y बराबर वाई आई एक्स आई माइनस थीटा इज एक्सपोनेंशियल वन, तो वाई वन इज एक्स वन माइनस थीटा। और ये एक्सपोनेंशियल में थ्योरम होता है कि ईच एक्स आई एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक एक्सपोनेंशियल एन लैम्डा हो जाएगा, रेट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये एक्सपोनेंशियल एन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप एक्सपेक्टेशन निकालोगे इसका, तो ये आएगा वन बाई एन। तो एक्सपेक्टेशन निकालोगे इसका तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, दिस इज फाइन। तो फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर व्हिच इज अनबायस्ड इज यूएमयूई बाय लेहमान सेफी थ्योरम। इफ नंबर ऑफ पैरामीटर इक्वल्स टू सफिशिएंट स्टैटिस्टिक देन इट विल बी कंप्लीट आल्सो। क्या हमेशा होगा ऐसा? आई डोंट थिंक। बहुत सारे ऐसे सफिशिएंट एस्टिमेटर जो कंप्लीट नहीं होंगे, इवन एक ही पैरामीटर है तब भी, तो ये वर्क नहीं करेगा जो आप कह रहे हैं। आई थिंक सो। पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, पता नहीं क्या बता रहे हैं अरविंद। आई डोंट एग्री, आई थिंक ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे एस्टिमेटर मिलेगा जो सफिशिएंट है, कंप्लीट नहीं है, और सिंगल सैंपल में भी मिल जाएगा मुझे लगता है। हम्म। इंडिकेटर फंक्शन काम कैसे करता है? लाइक धीरज। अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स है वो नंबर ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक के बराबर हो जाए, तो जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है वो कंप्लीट भी हो जाएगा फिर। हो जाएगा, ओके, मुझे देखना पड़ेगा, मैं श्योर नहीं हूँ, तो मुझे या तो काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा या प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। मतलब आप कह रहे हैं सफिशिएंट एस्टिमेटर है, और डायमेंशन जो है, मान लीजिए डायमेंशन की आप बात करें ना, पैरामीटर एक है और वन डायमेंशनल है, तो इसका कोई काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा हमें? जैसे ट्राई करते हैं। नॉर्मल जीरो कॉमा सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, यही ले लेते हैं चलो। इसमें एक्स इज सफिशियंट फॉर सिग्मा स्क्वायर, यस और नो, पहले एक आंसर इसका बताइए। बी, एक्स इज कंप्लीट फॉर सिग्मा स्क्वायर, यस और नो, इसका आंसर बताइए। इससे क्लियर हो जाएगा। चेक कीजिए। मैं सिंगल सैंपल साइज लिया मैंने अभी। हम्म, एक सफिशिएंट है कि नहीं है? फुल सैंपल इज ऑलवेज सफिशिएंट। बाकी लोग अपना व्यू बताओ भाई, ए बी में से कौन सा सही है कौन सा गलत, यस नो बताना है आपको, या ए बी में से कौन सा सही है। एक्स नॉर्मल जीरो सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है ना, या सिग्मा स्क्वायर की जगह चाहूँ तो मैं थीटा कर देता हूँ अभी। सो लेट से ये थीटा है,
तो ये सिंगल पैरामीटर का रैंडम सैंपल साइज 1 है। एक्स सफिशिएंट फॉर थीटा, एक्स इज कंप्लीट फॉर थीटा, बताइए। किसका नो? ए बी में बताइए। ए का यस या नो, बी का यस या नो, ट्रू कौन सा है? मतलब ऐसे क्लियर लिखिए। एक्स इज नॉट सफिशिएंट, एक्स इज नॉट कंप्लीट, ओके। बाकी लोग बताइए। अच्छा, आप क्या बता रहे हैं अरविंद कि ये एक्सपोनेंशियल फैमिली वाले केस के लिए होगा ना, सबके लिए शायद नहीं होगा। जो आप बता रहे हैं ना, एक्सपोनेंशियल फैमिली के लिए होगा। ये चेक करते हैं जो आपने बताया है। फोर्थ, इफ द number of sufficient estimator is equal to number of parameter, then statistic are complete and sufficient, otherwise not. नंबर ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर इज, कितने सफिशिएंट एस्टिमेटर है? एक है। इक्वल है एक पैरामीटर के, देन बट ये हमेशा ट्रू होगा, वही तो मैं काउंटर में ढूंढना चाह रहा हूँ। लेकिन सेकंड पॉइंट आपका कह रहा है एवरी सफिशिएंट मे नॉट बी कंप्लीट, तो वो तब है जब आप कह रहे डायमेंशन बदल जाएगा तब। ओके। तो इसका कंक्लूजन क्या आया? अच्छा, वैसे अगर जाओगे फैक्टराइजेशन थ्योरम से तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। एक्स स्क्वायर का वन वन फंक्शन मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स तो सफिशिएंट होगा। और ये प्रॉब्लम 24 क्या कह रहा है? तो ये जो आपका प्रॉब्लम 24 है, ये उसमें क्या कहता है? जो कह रहा है ना कि प्रॉब्लम 24 देखो, उसमें क्या है? सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम 24 एक्सरसाइज 11.2। ये कौन सी वाली बुक है? देखते हैं इसको, है ना। एक्स इज सफिशिएंट नॉट कंप्लीट, ओके। देखो अलग अलग आंसर आ रहा है। हम्म। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक ही पैरामीटर है ना, सो फुल सैंपल हमेशा सफिशिएंट होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर यहाँ यस होगा, यहाँ नो होगा। ठीक है, चेक कर लेना इसको। मतलब जैसे फुल सैंपल, जैसे लेट से अगर आप कहते हो ना x1 x2 xn रैंडम सैंपल है f थीटा से, सो t इफ यू कंसीडर x1 x2 xn, सो दिस विल बी सफिशिएंट, है ना, नेचुरली। सो
चेक करना है इसको, ठीक है, फिर डिस्कस करना अगर नहीं होगा तो, ठीक है। आई थिंक ये बुक में देख लेना ये किसके लिए कह रहा है, आई थिंक इसमें कुछ तो वो रेस्ट्रिक्शन होगा, है ना, नंबर ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर। सो आई थिंक दिस यूनिट क्रॉस चेक कि कौन सी बुक है ना, किस लेवल की बुक है उस पर देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए आगे देखते हैं। तो ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे, अभी क्या करना है। हो गया भाई, तो आगे क्या कराएं, टेस्टिंग का प्रॉब्लम या थ्योरी करवा दूं। क्या कह रहे थे, ये क्या कह रहा था, नॉन पैरामीट्रिक की थ्योरी, नॉन पैरामीट्रिक में क्या थ्योरी कराना है बताइए। इसके क्वेश्चन करवा देता हूँ, पी वैल्यू वाले करो एक दो क्वेश्चन, समझ आएगा। तो चेक करना पड़ेगा नहीं, सफिशिएंसी के लिए एक्स स्क्वायर तो होगा, बट अच्छा क्वेश्चन दे, ओके। इंडिकेटर फंक्शन, इंडिकेटर फंक्शन सिंपल है भाई, तुम जो पूछ रहे थे इंडिकेटर फंक्शन का। सो ये जो इंडिकेटर फंक्शन होता है, दिस फंक्शन इज इंडिकेटर फंक्शन ऑन सेट ए, मान लो कोई सेट है ए, सो दिस इज सिंपली डिफाइंड एज दिस, ये एक फंक्शन है। इंडिकेटर फंक्शन टेक्स ओनली टू वैल्यू, जीरो और वन, ठीक है। सो इट विल टेक वैल्यू वन व्हेन x बिलोंग्स टू a एंड जीरो व्हेन x डज नॉट बिलोंग टू a, है ना। जब भी कुछ देर पहले मैंने ऐसा लिखा था, आई थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स वन, सो इसका मतलब ही वही है, वन जीरो, वन कब, जब थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स वन, जीरो अदरवाइज, है ना, ठीक है, इस तरीके से। सो दिस इंडिकेटर फंक्शन, ओके। यस यस, है ना, सो इज राइट, या फाइन, है ना। चलिए क्वेश्चंस कुछ लिखते हैं, सो फ्यू मोर क्वेश्चंस, मैं अगले क्वेश्चन इस टॉपिक पे लिखता हूँ। ये जो आपका है हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाले कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन इज, तो कौन सा क्वेश्चन अभी हुआ, थर्ड क्वेश्चन ना, सो वन एंड टू, तो यहाँ था। सो लेट एक्स वन, एक्स टू, x16 is a random sample from normal distribution with mean mu variance 4. So consider h naught as mu is equal to 3 against h1 mu is equal to 0.
सो देन, है ना, सो लेट जेड इज नॉर्मल 0 1 एंड सी डी एफ ऑफ जेड बी फाइव, मतलब फाइव फंक्शन है। देन, सो दे आर आस्किंग देन p value of p value of, अच्छा आगे लिख देता हूँ, आगे इफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एक्स बार, है ना, सैंपल मीन ऐसा समझ लो, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन ऑफ, है ना, गिवन रैंडम सैंपल is 2.5, then p वैल्यू ऑफ टेस्ट, है ना, इज, ये जो टेस्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्या होगा, p वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। देन p वैल्यू ऑफ टेस्ट जो हमने लिया है h1 अगेंस्ट h1 इज व्हाट, तो ऑप्शन ए है फाइव ऑफ वन, फाइव ऑफ -1, फाइव ऑफ -1/2, फाइव ऑफ 1/2। बताइए। हाँ आई थिंक आप जो लगा रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, आई थिंक वन वन फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, राइट, तो उस वे में ना, जैसे क्या होता है, जो पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। नहीं तो आपको वो सही बता रही है ना हिमांशु, आप उस प्रॉपर्टी से नहीं हो रहा है एक्चुअली, एक्स इज सफिशिएंट बट नॉट बाय दैट प्रॉपर्टी जो आप कह रहे हो। जैसे टी इज सफिशिएंट देन वन वन फंक्शन ऑफ टी इज सफिशिएंट, ओके, एक्स इज नॉट वन वन फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, इवन एक्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, मॉड एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड मॉड एक्स इज, मॉड एक्स जो है फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स। देखो समटाइम्स वैसा है कि टी सफिशिएंट, कई बार ऐसा फंक्शन भी हो जाएगा जो वन वन नहीं है, स्टिल इट मे बी सफिशिएंट, थ्योरम ये कहता है कि टी सफिशिएंट है तो वन वन फंक्शन ऑफ टी सफिशिएंट होगा, बट इफ देर इज अ फंक्शन विच इज नॉट वन वन, तो थ्योरम सेज नथिंग, इट मे और मे नॉट बी सफिशिएंट। बाय द वे मैंने जो यूज किया है तरीका, वो मैं इस लॉजिक से बोल रहा हूं कि सिंगल ऑब्जर्वेशन है, तो सिंगल ऑब्जर्वेशन विल हैव ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट अ नोन पैरामीटर, ठीक है ना, अगर मतलब फुल सैंपल विल ऑलवेज बी सफिशिएंट, तो यहाँ पे सैंपल साइज वन है, तो सिंग रैंडम सैंपल ऑफ साइज वन है, आई थिंक कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लोगे तो वो सफिशिएंट होगा। आप लगा रहे हो आई थिंक यू आर अप्लाइंग लाइक्लीहुड उससे फैक्टराइजेशन थ्योरम से, तो फैक्टराइजेशन थ्योरम से एक्स स्क्वायर सफिशिएंट होगा, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर तो होगा फॉर श्योर, एक्स के लिए सोचना पड़ेगा। ओके है ना, मान लो एच टी इज नॉट वन वन फंक्शन ऑफ टी, टी इज सफिशिएंट, एच टी मे और मे नॉट बी सफिशिएंट, यू कैन नॉट से इट विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर श्योर, एच टी इज अ फंक्शन वन वन फंक्शन ऑफ टी देन श्योरली इट इज सफिशिएंट, बट एच टी इज नॉट वन वन फंक्शन ऑफ टी, इट मे और मे नॉट बी सफिशिएंट, तो वो फर्दर आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा कैसे चेक करोगे, अगर मैं ये पूछूं आपसे क्या डेफिनेशन होता है सफिशिएंट का,
ये जो मैं लिख रहा हूँ सफिशिएंट का डेफिनेशन क्या कहता है? इट सेज एक्स गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स डिपेंड्स ऑन थीटा। इसी पे आंसर है। अब इसका यस नो बता दो, इससे काम हो जाएगा ना। हमने सफिशिएंट का डेफिनेशन क्या, आप क्या जानते हो कि लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ population containing unknown parameter theta, t is the sufficient estimator if and only if। अगर मैं sufficient का डेफिनेशन लिखूं तो मैं ये कह रहा हूं कि x1 x2 xn IID है फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चेक करना है ना, मे बी अगेन वी कैन डिस्कस। तो यहां से क्या होता है कि t इज सफिशिएंट एस्टिमेटर या स्टैटिस्टिक इफ एंड ओनली इफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2 xn गिवन t, मान लो गिवन t इज इक्वल टू t फॉर एग्जांपल, डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा या इज अ फ्री ऑफ थीटा। ये डेफिनेशन है। तो अगर सिंगल सैंपल साइज मेरे पास है तो कैन वी से, जैसे मैंने कहा एक्स नॉर्मल 0 थीटा है, जहां थीटा ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। तो एक्स गिवन एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, कोई बताओ मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो अभी के लिए एक्स मैं कुछ रख दूं, एक्स गिवन एक्स इज इक्वल टू 1, सो दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन। सो मैं कहना चाह रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू, है ना, कोई भी एक्स ले लो, एक्स कोई रियल नंबर है, दिस हैज पीडीएफ, मान लो पीडीएफ, पीडीएफ या पीएमएफ जो भी लिखना चाहो, डिपेंड्स ऑन थीटा, डिपेंडिंग ऑन थीटा। यस और नो? अगर एक्स की वैल्यू मुझे नोन है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू नोन होगी। हम्म। तो एक्स स्क्वायर सफिशियंट है, तो एक्स स्क्वायर गिवन एक्स स्क्वायर। ऐसे एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे डायरेक्ट तो नहीं आएगा ना, एक्स अपॉन थीटा, ये नॉर्मल 0 1 होगा, है ना। ये चेक कीजिए, क्या इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन थीटा और नॉट, क्वेश्चन इस पे ही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन एक्स, एक्स गिवन एक्स, है ना, मतलब एक्स डिपेंड्स ऑन थीटा और नॉट, इसमें आंसर छुपा है। चेक करना। हम्म। अभी के लिए ये बताओ, आई थिंक कई लोगों ने आंसर बताए हैं, तो ये चेक कीजिए। ओके, सो देन हम्म, सो क्वेश्चन वाज दिस, जो लोग नए आए हैं दे आर आस्किंग व्हाट वाज द क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन। एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 थीटा, तो एक्स इज सफिशिएंट फॉर थीटा, एक्स इज कंप्लीट फॉर थीटा। दिस वाज द क्वेश्चन एक्चुअली। हम्म, सो कम हियर।
एक्चुअली फैक्टराइजेशन थ्योरम है ना, ऑलवेज डज नॉट गिव ऑल सफिशिएंट एस्टिमेटर एक्चुअली, ठीक है ना, अलाउ इट इज इफ एंड ओनली इफ, है ना, स्टिल it will not give you all sufficient estimator. Yeah, it is sufficient. Yeah, yeah, so that's what the answer. So by definition we can prove it is sufficient, so we can prove. So answer depend on theta, no, so this answer is no. And that's why means x given x depends on theta, no, because it is degenerate at x, है ना, degenerate at x. So answer is no, and that's why x is sufficient. So that's why this is true and this is not true. So now the main point was why it came. है ना, Arvind told that if number of sufficient estimator, or you say dimension of the estimator, and the number of parameter in the distribution, they are equal, then that sufficient estimator will also be complete. I repeat, he said that if है ना number of sufficient estimator and number of parameter in the distribution they are equal, then it will also be complete. So means I think the number of sufficient estimator means they are telling the dimension of the estimator. So dimension of estimator is 1, sufficient estimator is 1, and number of one parameter is there, then that sufficient estimator will also be complete. So I was trying to find counter example. So this is a counter example. So I think that result may be true for a sample more than 2. मतलब ये तो मैंने ट्रिवियल एग्जांपल ले लिया ना. सो जो रिजल्ट है दैट मे बी ट्रू फॉर व्हेन यू टेक अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज मोर देन 1, तब शायद सही होगा. ओके तब यहाँ पे आते ही मुझे सॉल्व करना है. कई लोगों ने आंसर बताए हैं, आई थिंक बी एक लोगों ने बताया. सो चेक कर लीजिए. सो डू यू वांट मी टू सॉल्व, और हो गया. सॉल्व करें ये भी. ओके तो जस्ट डेफिनेशन लगाने हैं. तो यू नो डेफिनेशन ऑफ पी वैल्यू, कल मैं लिखा भी था डेफिनेशन ना, तो वही लगाते हैं. सो हमारे पास 16 सैंपल साइज का रैंडम सैंपल है, 16 साइज का. म्यू इज इक्वल टू दिस अगेंस्ट दिस. सो इफ यू फाइंड द क्रिटिकल रीजन, सो देर इज अ थ्योरम, है ना, मैं अगर आपको थ्योरम लिख के बताऊं. सो थ्योरम सेज x1 x2 xn IID है नॉर्मल म्यू कॉमा लेट से, अभी के लिए 4 ही लिख देता हूँ समझने के लिए. सो एच नॉट है ना, थ्योरम लिख रहा हूँ तो आप इसको ऐसा कर सकते हो. सिग्मा स्क्वायर वेयर सिग्मा स्क्वायर इज नोन, ठीक है, म्यू इज अननोन. सो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अगेंस्ट म्यू इज इक्वल टू म्यू वन. तो इसमें रिजेक्शन रीजन क्या होता है, रिजेक्ट एच नॉट इफ देर आर टू कंडीशंस. सो यहाँ होगा एक्स बार माइनस म्यू नॉट सिग्मा बाई रूट एन, नोन है ना, मोर देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई टू. ये तब होगा, देर आर टू केस, एक ये केस होगा और दूसरा केस व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड. तो यहाँ पे म्यू वन मोर देन म्यू नॉट देन दिस विल हैपन, म्यू वन लेस देन म्यू नॉट देन दिस विल हैपन. ओके एक मिनट, तो यहाँ मैं चेंज नहीं किया. ये होता है जी. अच्छा अल्फा बाई टू नहीं होगा, अल्फा होगा राइट, क्योंकि वन साइडेड है ना टेस्ट ये. और यहाँ जब लिखेंगे तो हम माइनस लिखना पड़ेगा, है ना. चेक करो. सो एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, जहाँ सिग्मा स्क्वायर नोन है. तो इसका जो क्रिटिकल रीजन आएगा ये आएगा. एक बार क्रॉस चेक करो और डाउट है तो बताओ. तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज क्रिटिकल रीजन निकालना नहीं पड़ेगा आपको, है ना. यू डोंट हैव टू फाइंड द क्रिटिकल रीजन. अगर ये थ्योरम याद है तो सीधा सीधा काम हो जाएगा.
सो म्यू वन अगर मोर देन म्यू नॉट है तो ये क्रिटिकल रीजन है, म्यू वन लेस देन म्यू नॉट है, ये क्रिटिकल। क्वेश्चन कॉमन है हमारा, है ना, द प्रॉब्लम इज कॉमन। इसी प्रॉब्लम के दो पार्ट है, दिस एंड दिस अंडर टू डिफरेंट कंडीशंस, एंड द कंडीशंस आर दिस। ठीक है, ओके, सो दिस मेक सेंस। तो यहाँ पे, यहाँ अगर आप देखोगे तो हमारा जो म्यू नॉट है वो 3 है, और म्यू वन है 0, तो म्यू नॉट एक्चुअली, तो यहाँ पे म्यू वन जो है वो लेस देन म्यू नॉट है, राइट। सो म्यू वन इज, मतलब यू मे फाइंड क्रिटिकल रीजन, जिनको चाहिए सो यू कैन फाइंड क्रिटिकल रीजन एल म्यू नॉट अपॉन एल म्यू वन लेस देन इक्वल टू के, दैट विल लीड टू द सेम जो मैंने लिखा है थ्योरम में, वो भी इसी से प्रूफ तो इसी से हुआ है, बस याद रखना है। सो यहाँ पे ऐसा है, सो दैट विल लीड टू म्यू वन लेस देन म्यू नॉट है, so that will lead to x bar minus 3 upon सिग्मा बाई रूट एन, सिग्मा स्क्वायर 4 है, तो सिग्मा है 2 रूट एन, एन 16 है तो रूट एन 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ सिग्मा वन लेस देन है तो माइनस जेड अल्फा बाई 2, ऐसा है अभी के लिए। ओके, ऐसे ज़रूरत है इसकी इतना इतना कुछ करने की, या मैं सीधा सीधा लिख देता, जैसे यहाँ मैं सीधा सीधा इतना ना लिख के मैं सीधा लिखता कि एक्स बार इज लेस देन के, है ना, यहाँ लिख देता एक्स बार इज मोर देन के, स्टिल इट विल वर्क। तो ये साइज अल्फा टेस्ट लिखा है, ऐसे नॉर्मली ये लिख सकते हो आप, ठीक है, के या सी जो भी लिखना है, तो उससे भी चल जाएगा। एक मिनट, उल्टा हो गया, इसमें अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये भी लिख सकते थे यहाँ पे। एनीवे तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा ये यूज़ कर लूँ कि यहाँ से आ जाएगा एक्स बार इज, क्या था, म्यू वन लेस देन म्यू नॉट ना, तो लेस देन सम सी, ठीक है। तो ये क्रिटिकल रीजन अभी के लिए, ओके जी। सो इसको आप लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाओगे ये मिलेगा, याद है आपको ये रिजल्ट, तो भी ये लगाओगे तो भी ये मिलेगा, तो दिस इज आंसर। तो मतलब ये क्रिटिकल रीजन आ गया, मुझे तो पी वैल्यू चाहिए, तो पी वैल्यू पे आते हैं अब। सो पी वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, लेकिन एच नॉट में सी के प्लेस पे यू हैव टू यूज द टेस्ट ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, बार की ऑब्जर्व वैल्यू है 2.5 व्हेन एच नॉट इज ट्रू, सो एच नॉट इज ट्रू मीन्स दिस, ठीक है। So this is a critical reason. So instead of this point C, you should use this. और वो पहले वाला करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जाओगे still there is no problem, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ से आ जाएगा x बार, करना वही चीज़ है जो पहले वहाँ लिखा था हमने, 2/4 सिग्मा बाई रूट एन, तो यहाँ आ जाएगा 2.5 माइनस 3/2/4, सो ये आ गया z लेस देन, कितना आ गया जी, 2.5 - 3 -1/2 अपॉन 1/2, मतलब प्रोबेबिलिटी z लेस देन -1। ओके, तो z लेस देन -1 इज 5/1, 5 ऑफ -1, सॉरी, ठीक है। कुछ क्वेरी है तो बताइए, इज इट फाइन। तो जैसे आप लोगों ने बताया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, कि टेस्टिंग का हो गया है ना, इस पे मेनली हमने अभी पी वैल्यू पे लिखा था एक्चुअली। एक और क्वेश्चन लिख लो, तो इसमें अगर लिखें,
ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज, लेट x has distribution Cauchy with parameter theta comma 1, मतलब that is PDF of x is 1 upon pi 1 by 1 plus x minus theta whole square, x is real number. ठीक है, अब क्वेश्चन इज, एंड थीटा कैन बी एनी रियल नंबर, consider for testing h naught where theta is minus 1 against h1 theta is 0, है ना। रिजेक्शन रीजन आपको गिवन है, फॉर टेस्टिंग दिस, रिजेक्ट h naught if x upon root under 1 plus x square more than c, दिस इज द रिजेक्शन रीजन, है ना। तो आपसे पूछ रहा है, इफ पावर ऑफ टेस्ट इज 1/2, देन वैल्यू ऑफ c इज व्हाट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस दो, तो ऑप्शंस हैं 0, π/4, tan इनवर्स हाफ, एंड d। तो डी पार्ट है, अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन tan इनवर्स रूट अंडर c अपॉन 1 माइनस c इज इक्वल टू π/3। बताइए।
ऐसे ऐसे ही आपको समझ आ रहा होगा ना, क्योंकि देखिए, तो ये आसान है, जैसे ट्राई कर लिया आप लोगों ने तो। सो व्हाट इज पावर? पावर का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, यही ना? पावर ऑफ टेस्ट इज रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्स अपॉन रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर मोर देन सी व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो जब आप थीटा को जीरो करोगे, सो अंडर एच वन एक्स का पीडीएफ क्या होगा? वन अपॉन पाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। एंड अंडर एच वन मतलब जब थीटा को आपने जीरो रख दिया तो ये हो जाएगा, एंड दिस एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो। ठीक है, जो ये एक्स है दिस इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो। मतलब इसका मीडियन, एक्चुअली आप इसका मीडियन निकालोगे, सो मीडियन ऑफ एक्स इज जीरो। इसका मीन एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सपेक्टेशन डज नॉट एग्जिस्ट, बट एक मीडियन इज जीरो। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक अबाउट जीरो। तो सिमेट्रिक अबाउट जीरो का क्या मतलब है? कि यू फाइंड एक्स लेस देन जीरो इज हाफ, एक्स मोर देन जीरो इज हाफ। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा लगा दिया है। सो व्हाट आई एम सेइंग, एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी। तो एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ माइनस एक्स। एंड अगर आप डिवाइड कर दिया आपने रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर से, दिस विल ऑल्सो बी सिमेट्रिक अबाउट दिस। सो व्हाट आई मीन टू से, कि दिस इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो, सो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट जीरो। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो रैंडम वेरिएबल है एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट जीरो। एंड हमें बता रखा है पावर हाफ है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ? सो दिस रैंडम वेरिएबल इज ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट जीरो। सिमेट्रिक अबाउट जीरो मीन्स द प्रोबेबिलिटी लेस देन जीरो मोर देन जीरो इक्वल रहेगा, है ना? जब हम बोल रहे हैं कि मीडियन जीरो है तो इसका मतलब है एक्स लेस देन जीरो, एक्स मोर देन जीरो, बोथ आर हाफ। सिमिलरली मान लो इसका कुछ नाम रख दो, लेट से वाई रख दो फॉर एग्जाम्पल। सो इफ यू नेम इट वाई, तो इफ आई नेम दिस एज वाई, मान लो, है ना, वाई अगर मैं ले लूँ एक्स अपॉन रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर को, तो होगा क्या? प्रोबेबिलिटी वाई लेस देन जीरो और मोर देन जीरो, दिस इज हाफ। तो आप यहां से इफ यू टेक द आइडिया ऑफ मीडियन, सो दिस रैंडम वेरिएबल विल हैव मीडियन zero. It will be symmetric about zero. So that's why C has to be zero. So this implies C has to be zero with this idea. कोई क्वेरी है तो पूछो। चलो एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। तो अभी इसके लिख रहे थे, इसके लिख दें। तो यहाँ पे हम्म तो इसमें क्या करूँ, इसका कुछ क्वेश्चंस लिख दूँ अभी, जैसे कल कर रहे थे ना हम लोग। तो इसमें अगर कल ये क्वेश्चन हमने देखा था वही सॉल्व करके देखो, आप लोग कर पाओगे ना? जैसे या एक नया लिख देता हूँ।
ये नॉन पैरामीट्रिक कल भी डिस्कस कर सकते हैं, स्टोकेस्टिक हालांकि कल क्लास है, तो जैसे आप कहोगे वैसा हो जाएगा उसमें। x1 x2 x6 be a random sample from PDF. So the PDF is actually lambda raised to power 4 upon 6 e raised to power minus lambda x x cube x more than equal to 0। ठीक है, मतलब ये है कि, है ना, इसका मतलब ये हो गया दैट इज कि x1 x2 x6 दिस इज गामा। अगर आप जैसे फिट करो तो बीटा की पावर अल्फा, सो बीटा इज लैम्बडा एंड अल्फा इज 4, 4 कॉमा लैम्बडा, है ना, वेयर लैम्बडा इज पॉजिटिव एंड लैम्बडा इज अननोन, है ना, वेयर लैम्बडा इज अननोन। अब आपको क्या करना है कि नाउ यू आर टेस्टिंग h naught is lambda is equal to 1 against h1 lambda more than 1। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो दे आर आस्किंग if chi square n comma alpha, let's say this denote 1 minus alphath quantile in chi-square distribution with n degree of freedom, है ना, so chi-square distribution, then they are asking you to find, then we reject h naught if and only if, and there are four options। so मैं पहले लिख देता हूँ, है ना, so there are four option। पहला ऑप्शन है, अच्छा टी नहीं लिखा हमने, है ना, आगे यहाँ भी लिख देता हूँ, let t is summation xi from 1 to n, and ये लिख रखा है, प्रॉब्लम आपके पास ये है। सो रिजेक्ट एच नॉट, तो पहला ऑप्शन है 2t इज मोर देन इक्वल टू, हालांकि लिखा ऐसा है t इज मोर देन इक्वल टू 1/2 काई स्क्वायर 48 कॉमा 0.05। दूसरा है t इज लेस देन इक्वल टू 1/2 टाइम काई स्क्वायर 48 0.05। सी है t मोर देन इक्वल टू दिस काई स्क्वायर 24 0.05 एंड डी, अच्छा यहाँ 0.95 है। बताइए क्या आंसर आएगा इसका।
हाँ जी, हाँ जी, कल नॉन पैरामीट्रिक की थ्योरी डिस्कस कर सकते हैं। एंड फिर क्वेश्चंस भी कर लेंगे, फिर स्टोकेस्टिक भी देख लो, तुम लोग जो भी डाउट हो बताना, तो वो है अभी क्लास तो मेरी चलेगी, है ना, अभी 3 4 दिन मेरी क्लास लगातार चलेगी। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, जो लोग कर पाएंगे। सो यू कैन सिंपली सी, एक तो ये हो जाएगा कि एक्स आई इज गामा 4 कॉमा लैम्बडा। सो समेसन एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to 6 है ना, यही टी है। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, समेसन होने से क्या होता है, फर्स्ट पैरामीटर ऐड होता है ना। तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 कॉमा लैम्बडा। ओके, नाउ हमें क्या बात करना है, अंडर, तो यहाँ जैसे ऑप्शंस देख रहा है उससे आइडिया लग रहा है 2t निकालना है। सो 2 टाइम t निकालोगे तो कितना होगा, सो ये होगा गामा, किसमें चेंज आएगा, λ/2 होगा सर। कितना होगा, λ/2। सो 24 λ/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अंडर एच नॉट वो 1/2 हो जाएगा। राइट है ना। सो अंडर एच नॉट अगर आप देखेंगे तो सिंपली आपका 2t का डिस्ट्रीब्यूशन गामा 24 1/2, और फिर ये आप जानते होंगे आप, ये क्या हो जाएगा,
ये का स्क्वायर में 48, क्योंकि जो गामा में नोटेशन लिखा है उसके हिसाब से गामा n/2 कॉमा 1/2 इज का स्क्वायर n, ये होता है ना। तो आपका n/2 यहाँ 24 है, तो का स्क्वायर 48। तो इससे ये समझ आया कि 24 वाला ऑप्शन तो ट्रू होना नहीं है। तो अब ए और बी में से ही कोई करेक्ट होगा, क्योंकि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर 48 आ गया। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि लेस देन कि मोर देन। तो यू कैन अप्लाई थ्रू लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, और लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगा लो, या फिर आपको याद है मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, उससे भी हो जाएगा। सो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी लगाओ। अब बताइए ए बी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ना, बाकी तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है। बी आंसर है सर। बी है, ओके। तो तो कैसे किया आपने, मतलब निकाले या फिर कोई थ्योरम लगाए? सर एलआरटी का अपना रिजेक्शन रेशियो एक्स लेस देन इक्वल टू सी आ जाएगा हाँ हाँ, वहां से। ठीक है। तो आपने वो एल लगाया ना, ठीक है। एक डायरेक्ट तरीका भी है कि चूंकि ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर होगा, तो एक्सपोनेंशियल फैमिली मेंबर हैज मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी। उसमें बस ये देखना होता है कि दिस इज जो एम एल आर इन टी और माइनस टी, आई थिंक ये आएगा इन टर्म्स ऑफ माइनस टी। जैसे यही चीज़ अगर नॉर्मल में होता, मान लो सेम चीज़ें होती और यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो उस केस में इस तरह का केस आता ट्रू, अगर जो ऑल्टरनेटिव है वही। तो उसकी वजह आई थिंक ये है कि नॉर्मल में मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी होती है इन टर्म्स ऑफ टी, एंड यहाँ पे है माइनस टी, तो उससे इनइक्वालिटी चेंज हो जाए। मतलब कहने का मतलब ना, H1 डायरेक्टली यू कैन आइडेंटिफाई क्रिटिकल रीजन डायरेक्टली फ्रॉम H1, यू डोंट हैव टू डू ऑल दैट कैलकुलेशन। आपको ये मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी का जो आइडिया है, मतलब एवरी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फैमिली हैज मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी। और अगर वो है तो एक कार्लिन रूबिन थ्योरम आता है, जैसे एनपी लेमा आता है ना, एनपी लेमा सिंपल वर्सेस सिंपल में लगता है, तो वैसे कार्लिन रूबिन थ्योरम है जो सिंपल वर्सेस कंपोजिट में काम करेगा। तो उससे क्या है, डायरेक्टली यू कैन टेल कि ऑल्टरनेटिव को देख के बता पाओगे कौन सा क्रिटिकल रीजन होगा। बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि, है ना, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी जो होता है वो सफिशिएंट एस्टिमेटर के टर्म में होता है, मतलब फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा या सफिशिएंट के टर्म में होगा। तो टी सफिशिएंट माइनस टी इज ऑल्सो सफिशिएंट, है ना, वन वन फंक्शन ऑफ सफिशिएंट इज सफिशिएंट। तो उससे आ जाएगा, तो उससे भी हो जाएगा, अदरवाइज ये भी सही है। ठीक है, आई थिंक आज यहीं स्टॉप करते हैं, कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं इस टॉपिक के। तो हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन हमने इसके लिखे थे, फिर इसके कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इसके कुछ लिखे हैं। तो ये पार्ट रह गया, तो टुमारो वी कैन डिस्कस दिस पार्ट। इसके थ्योरी भी देख सकते हैं, देन कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, है ना। इसके अपना बड़ा पढ़ के आओ, जैसे ये देखो यू आर, आप सब लोग कैपेबल हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टाइमर होते हैं उनको दिक्कत होती है। आप लोगों ने ऑलरेडी कई बार, है ना, ये चीज़ें कोर्सेज में पढ़ चुके हैं। सो जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें बेटर होंगी। सो यू जस्ट सॉल्व प्रॉब्लम, एक बार थ्योरी देख के आओ, पढ़ के आओ, जो भी दिक्कत हो, डाउट हो, लिख के रखो, आइदर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हो, थ्योरम हो या क्वेश्चंस हो, सो लिख के रखो, यहाँ पूछो आप, है ना। क्योंकि बिगनर यहाँ कोई नहीं है, ऑलमोस्ट सबने पढ़ रखा है, कई बार आपने यूजी में पीजी में, है ना, कर रखे होंगे। सो ये एंट्रेंस प्रिपरेशन जो लोग कर रहे होंगे डिफरेंट एग्जाम के, वेदर ISS RBI, ये इस सब का जो पहले से जो कर रहे होंगे, तो उनको ऑलरेडी सब आइडिया है। बट यू हैव टू रिवाइज, है ना, जितने ज़्यादा रिवाइज करो उतनी कम एग्जाम में गलतियाँ होंगी, ये है। ठीक है, तो कल हम लोग ये नॉन पैरामीट्रिक और स्टोकेस्टिक प्रोसेस तो ये डिस्कस करेंगे। स्टोकेस्टिक में मेनली क्या है, पॉइजन प्रोसेस, मार्कोव चेन, बस यही दो। ओके, ठीक है। तो मतलब हमें अभी अगली 3 क्लास में देख रहा हूँ, आज जैसे इन्फ्रेंस का था, अगली 2 क्लास जो है वो स्टोकेस्टिक प्रोसेस का दिया गया है। तो कल नॉन पैरामेट्रिक कर सकते हैं और एक क्लास में स्टोकेस्टिक प्रोसेस हो जाएगा, इसमें कुछ खास है नहीं। मतलब मैं कहता हूँ पढ़ के आओ, ये सब चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है हर जगह, किताबों में है, ऑनलाइन है, हर जगह है। यू डिस्कस, है ना, जो आपको ज़रूरत है, जो आपको नहीं आता या जो आप सीखना चाहते हैं, जो भी हेल्प चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही, ठीक है। थ्योरी सारी किताब में है, यू कैन गो थ्रू इट, नहीं तो पूछोगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, फिर आज के लिए स्टॉप करते हैं, थैंक यू, कल मिलते हैं, कल ये पार्ट डिस्कस करेंगे, ये वाला पार्ट अगले 2 क्लास में, ये वाला पार्ट डिस्कशन होगा, ठीक है।